ओके, हाय एवरीवन। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक कर लिया था फोर्स जो था चालक तल में और चार्ज के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए इनका डेरिवेशन तो बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स करके आपका एक पेपर है, उसमें आपको डेरिवेशन मिलेंगे। सो ये जो डेल फाई है और डेल स्क्वायर फाई है, इनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपको कई बार 1 मार्क के अंदर एक्सप्रेशन पूछा जाता है। तो सिलेंड्रिकल कार्टेशियन में तो हम पढ़ चुके हैं, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हमारे पास आर थीटा जेड होते हैं, उसमें ये आप याद रखिएगा। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास ये होता है, जिसमें हम पोलर और ये वाला तो यूज कर चुके हैं ना। पोलर में ये दो ही होते हैं, आर और थीटा जब होता है तो हम ये यूज कर चुके हैं। ये हमारे पास है ग्रेडियंट के, किसके, डेल फाई के, है ना, डेल फाई का। इसी तरह से जो लाप्लासियन ऑपरेटर होता है डेल टू फाई जो होता है ना, डेल टू, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, लाप्लासियन संकारक के व्यंजक। तो ये कार्टेशियन में याद रखिएगा, सिलेंड्रिकल में याद रखिएगा, स्फेरिकल में याद रखिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू कि डेरिवेशन के लिए बीएससी सेकेंड ईयर में आपके मैथमेटिकल मेथड्स करके बुक आती है, उसमें अपन को ये तीनों डेरिवेशन करने पड़ते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ इनका फॉर्मूला याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, जो कि हमने अभी भी देखा, पाइसन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन। इसे पॉइजन मत पढ़िएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन, ये पाइसन होता है, ये पाइसन होता है ना, पॉइजन कई लोग बोल देते हैं। तो गाउस के डिफरेंशियल फॉर्म में हमें ये लो हम पढ़ चुके थे, है ना, डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा है। साथ ही हमने ये भी पढ़ा है कि ई इज इक्वल्स टू माइनस का डेल फाई होता है। तो इस ई की जगह अगर मैं माइनस का डेल फाई रखूं तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा ना, क्योंकि ये डेल डॉट तो एज इट इज यहाँ पे है, और ये डेल फाई विद नेगेटिव साइन ई की बजाय आया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रो अपॉन। अब ये जो डेल डॉट डेल होता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर बताया भी गया है, ये एक डेल है, ये दूसरा डेल है, तो ये डेल स्क्वायर हो जाता है ना, तो डेल टू फाई हो जाएगा। इसे हम लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है माइनस का डेल टू फाई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। तो नेगेटिव साइन को दूसरी साइड भेजेंगे तो हमें ये मिल जाता है। नाउ दिस इज पाइसन इक्वेशन, ओके, इसे हम बोलते हैं पाइसन इक्वेशन, है ना। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प में अगर हमें रो दिया हो कहीं पे, तो हम वहां पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यानी कि हमें परिबद्ध क्षेत्र में आवेश के कारण चार्ज अगर दिया हो तो हम किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे चार्ज ही ना हो, तो अगर चार्ज नहीं हो तो चार्ज डेंसिटी नहीं मिलेगी, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये इक्वेशन ये रूप ले लेगी, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन जो है उसका हमने तीनों के अंदर दे ही दिया है। अब हम क्या करते हैं, लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, या फिर पाइसन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किसी एक केस में या एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, तो पाइसन इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, दो समावेशित समांतर प्लेट लेंगे, जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स होती है ना, उनके बीच में पोटेंशियल की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे पाइसन इक्वेशन को यूज करते हुए। तो दो प्लेट्स हमने ली है, ऊपर की प्लेट ये रही, सपोज उस पे पोटेंशियल फाई 2 है, और नीचे की प्लेट हमने ये ले ली है और इस पे पोटेंशियल फाई 1 है, और ये दोनों प्लेटें जो है ये कौन से प्लेन में रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी बची कौन सी दिशा, जेड, वो जेड दिशा में दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, डी। और इन दोनों के बीच में हमारे पास चार्ज है, और वो उसकी चार्ज डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, रो। तो सबसे पहले पाइसन इक्वेशन लगाएंगे, तो पाइसन इक्वेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल टू फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हम एयर ले रहे हैं तो एयर की परमिटिविटी हमारे पास आ जाएगी। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लेते हैं ये वैल्यू, तो हमें पता है डेल टू को क्या लिखते हैं, अभी हमने देखा, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास लाप्लास पाइसन इक्वेशन आ चुकी है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, अब आप ध्यान से देखें, तो समांतर प्लेटों के बीच में x और y इनके डायरेक्शन में तो सिमिट्री है, तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ये क्यों है, क्योंकि देखो फाई 1 नीचे वाली प्लेट है और फाई 2 ऊपर है, इसका मतलब हम इस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो फाई में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सिमिट्री से हम ये मानते हैं कि अगर हम y में जाएंगे या हम x में जाएंगे तो फाई में कोई चेंज नहीं होगा।
अगर x और y दिशा में जाने से फाई में चेंज नहीं हो रहा है और केवल z डायरेक्शन में जाने से चेंज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई हमारे पास किसी काम के नहीं है। तो जो हमारा इक्वेशन है उसमें केवल z वाला टर्म रह जाएगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमारे पास जो हमने देखा नीचे वाली प्लेट थी और ऊपर वाली प्लेट थी, ये फाई 1 पे था और ये फाई 2 पे था और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, d। ये मान लीजिए z बराबर 0 है तो ये z बराबर किस पे होगा, d पे होगा, तभी दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, d। तो z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू d के बीच में हम इक्वेशन 7 को इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डेल 2 फाई अपॉन डेल z स्क्वायर है। जब एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें पता है कि जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट करता है, पर यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन है तो हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा कैंसिल आउट होगा। पर फिलहाल हम एक बार करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये हट जाएगा। एक बार इंटीग्रेशन करने से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इसकी जगह डेल फाई अपॉन डेल जेड। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हम किसके रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, जेड के रेस्पेक्ट में। तो कोई भी कांस्टेंट होता है अगर उसका समाकलन किया जाए तो हमें क्या मिलता है, c इंटू एक्स। z के रेस्पेक्ट में करोगे तो z मिलेगा। तो यहाँ माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, उसके साथ में लग जाएगा z प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। दोबारा एक बार और अवकलन कर देते हैं तो डेल फाई अपॉन डेल जेड की जगह इस बार कितना बच जाएगा, सिर्फ फाई बच जाएगा। और यहाँ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, z का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कितना होता है, z स्क्वायर बाय 2। तो ये आ जाएगा z स्क्वायर बाय 2 प्लस c1 जो है इसके साथ में कितना हो जाएगा, c1z और नया कांस्टेंट लग जाएगा c2। अब हमारा काम कितना है, हमें c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि पहली प्लेट जो कि z बराबर 0 थी उस पर हमारा जो पोटेंशियल था वो कितना था, फाई 1। और दूसरी प्लेट जो z बराबर d पर थी उसका पोटेंशियल हमारे पास कितना था, फाई बराबर फाई 2। तो z बराबर 0 पर हम फाई की वैल्यू फाई 1 रखते हैं और z बराबर d पर हम फाई की वैल्यू फाई 2 रखते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन जो मिला है ये वाला, ये मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमें फाई की वैल्यू मिली है माइनस का रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस c1z प्लस c2। तो पहली कंडीशन ये है कि फाई बराबर तो हम रखेंगे फाई 1, उस कंडीशन में z की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा फाई 1, इसमें क्योंकि z बराबर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, c2। तो हमें एक कांस्टेंट तो मिल चुका है, c2 इज इक्वल्स टू फाई 1। तो ये c2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये वाली इक्वेशन क्या रूप ले लेगी, फाई इज इक्वल्स टू माइनस का रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस c1z प्लस c2 की वैल्यू कितना आ रही है, फाई 1 के बराबर आ रही है। ठीक है, ये पहली बाउंड्री कंडीशन हो गई। सेकंड हमारे पास कंडीशन की थी कि फाई की वैल्यू फाई 2 के बराबर होगी, कब, जब z की वैल्यू d के बराबर होगी। तो फाई बराबर फाई 2 तो यहाँ रख देंगे और जहां जहां z है वहां वहां d रख देंगे। तो देखो क्या मिलेगा, फाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस का रो फाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस का रो d स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस c1d प्लस फाई 1। यहां से हमें c1 की वैल्यू निकालनी है तो फाई 2, मैं इस फाई 1 को उधर ले जा रही हूँ, फाई 1 इसको भी इधर ले लो प्लस का रो d स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू c1d। हमें c1 की वैल्यू निकालनी है तो d से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन d प्लस रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, c1 की। तो दोनों वैल्यूज आ चुकी है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 कितना मिलेगा, ये हमारे पास c1 c2 यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब हमें फाई की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन क्या था, उसमें c1 c2 अननोन था तो हमारे पास फाई की एक्चुअल वैल्यू थी माइनस का रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस c1z प्लस c2। c1 c2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस का रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस c1 की वैल्यू क्या थी, ये c1 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो ये है हमारे पास फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो c1 की वैल्यू है और ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, z से, प्लस c2 की वैल्यू कितनी है, फाई 1।
तो ये हमारे पास फाई की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। रख के देखते हैं, फाई 1 ये हो जाएगा, फाई 2 हमारे पास ये मिला ही है। ये देखो वैल्यू रखने से फाई की वैल्यू है, चेक करते हैं हमें जो मिला वो ये क्या। सबसे पहले इस फाई 1 को कंपेयर करते हैं, तो ये फाई 1 हमें यहाँ पर मिल चुका है। दूसरे टर्म्स कंपेयर करते हैं, z बाई डी फाई 2 माइनस फाई 1, क्या ये मिल रहा है हमें z बाई डी फाई 2 माइनस फाई 1? यस, ये देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा, फाई 2 माइनस फाई 1 z बाय डी। ठीक है, तो ये वाला टर्म भी हमें मिल गया और ये वाला टर्म भी हमें मिल गया। और क्या मिल रहा है हमें, ये वाला टर्म भी मिल चुका है। ये हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, रो जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी माइनस जेड। क्या मिल रहा है हमें, रो जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी माइनस जेड। तो हम इसको देखते हैं एक बार, माइनस का रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये बचा हुआ टर्म है इससे मल्टीप्लाई होके प्लस का रो डी जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इससे ये मिल सकता है, यस बिल्कुल मिल सकता है। कॉमन ले लो, रो जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का जेड और यहाँ से हमें मिलेगा प्लस का डी। तो ये टर्म भी हमें मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि ये इक्वेशन नंबर 10 हमें मिल जाएगी जब हम C1 C2 की वैल्यू पुट करेंगे। अब क्योंकि हमारा फाई केवल z डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है माइनस का डेल फाई, लेकिन डेल ऑपरेटर में डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई तो वैसे ही कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो हमारे पास केवल डेल बाय डेल जेड बचेगा और वो हम फाई पे अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी माइनस का के कैप, नेगेटिव साइन तो है ही, के कैप इसलिए क्योंकि z डायरेक्शन में है और डेल फाई बाय डेल जेड। तो हम क्या करेंगे, ये रहा फाई हमारे पास, इसको हम के रेस्पेक्ट सॉरी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम हमारे वाले में भी कर सकते हैं, चाहे तो इस वाले में भी कर सकते हैं। तो जो फाई हमें मिला है वो मिला है रो जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारे वाले में ही करते हैं हम, छोड़ो इसको मत करो, कोई जरूरी नहीं है आप ये लो। ठीक है, हमारे पास हम ये वाला एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना था, ये लिख रही हूँ मैं फर्स्ट टर्म, माइनस का रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा फाई था माइनस का रो जेड अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमें क्या मिला था, फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, जेड से, और दोनों के बीच में साइन कौन सा था, प्लस का है, प्लस और यहाँ पे मिला था प्लस का फाई 1। हमें क्या करना है, इस फाई का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो z स्क्वायर का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2z। ओके, इसमें है ही नहीं z, जीरो, सॉरी सॉरी ये पूरा z के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो z का कितना हो जाएगा 1, तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगा, कोफिशिएंट है ना। तो फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है और इसके साथ में z है तो z का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का रो z अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मिल रहा है डेल फाई अपॉन डेल जेड, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास क्या आ रहा था, माइनस का के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है और के कैप लगाना है, तो ई कैप हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, रो जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी माइनस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सारे के साथ में आ जाएगा के कैप। तो देखते हैं ये वैल्यू हमें मिल रही है क्या। देखो रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे और इससे रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2z कैसे बचेगा, अच्छा अच्छा जहाँ यहाँ पर 2 नहीं है, डेल फाई डेल जेड में यहाँ पर 2 नहीं है, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमें कॉमन लेना है। सपोज देखो फर्स्ट टर्म में से और थर्ड टर्म में से, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन ले लो, क्या ले सकते हो, कॉमन लेते हैं सपोज रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लूं, तो इधर तो बचेगा मेरा 2z, क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर मैंने रो 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा माइनस डी, और यहाँ पर ये टर्म आ रहा है फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी,
एज इट इज आ रहा है, तो देखिए यस ये आ रहा है, और माइनस का 5 to -5/d एज इट इज आ गया कि नहीं आया? ठीक है, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गया, स्लोली स्लोली करके आप समझ सकते हैं। तो ये हमें इक्वेशन 11 में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुकी है। ठीक है, सो हमने पोटेंशियल निकाल लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, और ये हमने कैसे निकाला है? ये हमने del2 phi इक्वल टू -ρ/ε0 को सॉल्व करके, यानी पाइसन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने निकाल दिया है। ओके, ये डायग्राम जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अब हम क्या करते हैं, लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसमें? 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 डायमेंशन में करना है। तो सबसे पहले हमें पता है लाप्लास इक्वेशन होती है del2 phi इक्वल टू 0। ठीक है, और ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लाप्लास की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो del2 phi हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 1 में। अब देखो कि फाई जो है, अगर उसका x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में, तीनों के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो इसका मतलब ये है, और हम चाहते हैं कोई भी जीरो नहीं हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो फाई है वो हमारा x का भी फंक्शन होना चाहिए, y का भी फंक्शन होना चाहिए और z का भी फंक्शन होना चाहिए। तभी तो उसका x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन नॉन जीरो आएगा, y के रेस्पेक्ट में भी नॉन जीरो आएगा और z के रेस्पेक्ट में भी नॉन जीरो आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा फाई है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो फाई जो है उसमें x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, z का भी फंक्शन है। तो एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों का पृथक्करण। तो उसमें क्या होता है कि सपोज हमें पता चल जाता है कि कोई फंक्शन 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो 3 अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो एक फंक्शन है कैपिटल एक्स जो कि सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा कैपिटल वाई जो कि सिर्फ वाई का फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा कैपिटल जेड जो कि सिर्फ स्मॉल जेड का फंक्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में जो फाई है वो क्या हो चुका है, इस फाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, दिस इज एक्स वाई जेड। तो ये एक्स जो है कैपिटल एक्स, ये स्मॉल एक्स का फंक्शन है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का फंक्शन है, कैपिटल जेड स्मॉल जेड का फंक्शन है। दिस मेथड इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये आसानी होती है क्योंकि हो सकता है कि जो फाई का एक्सप्रेशन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो और हम उसे सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए ये वाला मेथड करता है कि इमेजिन कर लो कि जो आपका फाई है, क्योंकि वो 3 वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो उसे 3 अलग अलग फंक्शन का गुणा के रूप में, मल्टीप्लीकेशन के रूप में मान लो, और वो 3, एक प्योरली एक्स का फंक्शन होगा, एक प्योरली वाई का होगा और एक प्योरली जेड का होगा। तो हमारा फाई ये हो चुका है। तो हमारा काम सिर्फ है एक्स को निकालना, y को निकालना और z को निकालना। जैसे ही ये 3 हमें मिल जाएंगे हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास फाई आ जाएगा। ये टास्क हमारा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि फाई को हमने x y z का फंक्शन के रूप में मान लिया है, और x केवल x का फंक्शन है, y केवल y का फंक्शन है और z केवल z का फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, del2 phi अपॉन del x स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए फाई हमारा है कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z। तो जब हम del2 phi अपॉन del x स्क्वायर करेंगे तो केवल x के रेस्पेक्ट में हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। हम जानते हैं कि कैपिटल Y में तो x है ही नहीं, कैपिटल Z के अंदर भी x नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, और इस x का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो x का सिंगल डिफरेंशिएशन जब होगा तो हम प्राइम लगा देंगे, विच मीन्स del x अपॉन del x, और अगर x डबल प्राइम है तो इसका मतलब है del2 अपॉन del x स्क्वायर x। ठीक है, तो हमें क्योंकि कैपिटल x का 2 बार अवकलन करना है और y और z को सेम टू सेम रखना है, तो हम इसे लिख लेंगे x डबल प्राइम y और z। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, जिसका मतलब ये है कि y और z के अंदर x नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट की तरह बाहर रह गए, और कैपिटल x में प्योर x था इसलिए सिर्फ उसका इंटीग्रेशन कर दिया गया। तो हमारे पास ये मिल गया जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये मिलेगा जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और ये मिलेगा जब हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब हमारे पास क्या है, लाप्लास इक्वेशन जो है वो क्या कहती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों का टोटल किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और हमने इन तीनों के मान निकाल लिए हैं यहाँ पे। तो इन तीनों का एडिशन कर देते हैं, तो एक एडिशन ये वाला फर्स्ट वाला, ये हमें मिल गया यहाँ पे सेकंड वाले में, ये हमें मिल गया यहाँ पे थर्ड वाले में, और टोटल इनका क्या हो गया, 0 हो गया। इस पूरी इक्वेशन को सपोज हम एक्स वाई जेड से डिवाइड करते हैं, तो पहले टर्म को एक्स वाई जेड से डिवाइड करो एक बार, एक्स डबल प्राइम वाई जेड अपॉन एक्स
वाई जेड। तो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, एक्स डबल प्राइम अपॉन एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन बच गया एक्स डबल प्राइम अपॉन एक्स, सेकेंड बन गया वाई डबल प्राइम अपॉन वाई, और थर्ड फंक्शन बच गया जेड डबल प्राइम अपॉन जेड। तो इक्वल टू हमारे पास हो चुका है 0। अब इस इक्वेशन में एक्स डबल प्राइम अपॉन एक्स बेसिकली क्या है, ये है 1 बाय एक्स, और x का डबल प्राइम को आप क्या लिख सकते हो, डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए x डबल प्राइम जो है वो प्योर x का फंक्शन है, y वाला प्योर y का फंक्शन है, और z वाला प्योर z का फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x और z में किसी तरह का कोई चेंज करते हैं तो इस फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमने y में चेंज ही नहीं किया है। इसी तरह से अगर y और z में कोई भी तरह का चेंज करते हैं तो x वाले फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर हम x और y में परिवर्तन करते हैं तो इस वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब तीनों पद जो हैं अलग अलग कांस्टेंट के इक्वल होंगे। ये मैं आपको मतलब समझाती हूँ क्यों। देखो x डबल प्राइम अपॉन x प्लस y डबल प्राइम अपॉन y प्लस z डबल प्राइम अपॉन z, इन तीनों का समेशन हमेशा 0 होना चाहिए। सपोज मैंने x को चेंज किया, जब मैं x को चेंज करूंगी तो मेरा केवल ये टर्म चेंज होगा। किसी टाइम पे मान लीजिए इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है -3 और इसकी वैल्यू है -2। तो आप देखिए 5 -3 -2 कितना हो रहा है, 0। अगर मैंने x को चेंज किया, x को चेंज करते ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू सपोज 5 से बदल के कर देते हैं 6। लेकिन अब y वाला फंक्शन चेंज नहीं हो पाएगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो x था ही नहीं, और आपने तो x को चेंज किया है, तो इसकी वैल्यू अभी भी -3 रहेगी और इसकी वैल्यू अभी भी -2 रहेगी। क्या अब ये वैल्यू 0 हुई? नहीं हुई। इसका ये मतलब है कि ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म कांस्टेंट होने चाहिए। ऐसे कांस्टेंट होने चाहिए हमारे पास कि आप x में कितना ही चेंज कर लो, इसकी वैल्यू हमेशा 5 रहे, इसकी वैल्यू हमेशा 3 रहे और इसकी वैल्यू हमेशा 2 रहे। तो इन तीनों को हम अलग अलग कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं। उससे होगा क्या, उससे आप एक्स वाई जेड में किसी भी तरह का परिवर्तन करो, ये हमेशा तीनों का टोटल 0 के बराबर रह जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग कांस्टेंट के इक्वल करेंगे। अब जो कांस्टेंट हम चूज करेंगे वो हमारी इच्छा से हम माइनस का अल्फा स्क्वायर, माइनस का बीटा स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर चूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि x डबल प्राइम अपॉन x को हम माइनस का अल्फा स्क्वायर मानेंगे, y डबल प्राइम अपॉन y स्क्वायर को हम माइनस का बीटा स्क्वायर मानेंगे, और z डबल प्राइम अपॉन z को हम गामा स्क्वायर मानेंगे। तो वो जो टोटल हमारा 0 हो रहा था ना, x डबल प्राइम अपॉन x प्लस y डबल प्राइम अपॉन y प्लस z डबल प्राइम अपॉन z, ये 0 हो रहा था। इसको अगर अपन माइनस का अल्फा स्क्वायर मान रहे हैं, इसको माइनस का बीटा स्क्वायर मान रहे हैं, इसको प्लस का गामा स्क्वायर मान रहे हैं, तो यहाँ पर गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यही यहाँ पर कर रखा है, z प्राइम अपॉन z जो है वो गामा स्क्वायर के बराबर है। इसे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी कह सकते हैं, और गामा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ वाली इक्वेशन से देखो, इस x को अगर इधर ले जाते हैं तो क्या ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, x डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स। सिमिलरली y की हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, और सिमिलरली z की इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आप पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स में। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। एक्स डबल प्राइम हमें मिला है माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स। ऐसी सिचुएशन में एक्स डबल प्राइम प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स को हम क्या कर सकते हैं, 0। ये क्या मिल रहा है, d2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, x इक्वल टू 0। इस ऑपरेटर को d बाई डी एक्स को कई बार d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमें मिल रहा है डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं उनके सॉल्यूशन या तो साइन थीटा में होते हैं
या cos थीटा में होते हैं या एक्सपोनेंशियल में होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो साइन कॉस और एक्सपोनेंशियल में इस तरह की इक्वेशन के सॉल्यूशन लेते हैं, और वो सॉल्यूशन कैसे लिए जाते हैं ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ लीजिएगा। अभी हम डायरेक्ट इनके सॉल्यूशन मानेंगे। तो जो x का सॉल्यूशन आएगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि वो साइन और कॉस में आएगा, और क्योंकि डी स्क्वायर में हमारे पास यहाँ पे अल्फा स्क्वायर था तो अल्फा उस सॉल्यूशन में अपीयर होता है। तो माना इनके सॉल्यूशन क्या है, ये सभी समीकरणें डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनको आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। इनके हल डायरेक्टली ले रही हूँ, कैसे आते हैं वो मैथमेटिक्स में है। तो x का सॉल्यूशन आपको ये मान के चलना है, y का सॉल्यूशन ये मान के चलना है, और z का सॉल्यूशन ये मान के चलना है। z में आप ध्यान से देखिए, यहाँ साइन अल्फा x है, यहाँ साइन बीटा y है, लेकिन z में साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है। इसका कारण है, यहाँ पे माइनस का अल्फा है, यहाँ पे माइनस का बीटा है, जबकि यहाँ पे प्लस साइन है। इस वजह से इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है, हाइपरबोलिक फंक्शन में आया है। तो हमारा जो फाई था, हमारा फाई क्या था, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो एक्स वाई जेड के मान पता होते ही फाई में पुट कर देते हैं। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया y और ये हो गया z। हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। अब हमारा काम केवल और केवल क्या है, इन तीन कोफिशिएंट और इन तीन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। तो हमें 6 कोफिशिएंट के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। ये जो C1 C2 होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, और इनकी हमारे मर्जी के हिसाब से हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ऑल्सो अल्फा और बीटा भी हमने कांस्टेंट माने। तो देखिए लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसका सभी टाइप के अल्फा और बीटा के लिए हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, और जितने हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज चेंज होती जाएगी वो सारे के सारे हमारे पास वैलिड सॉल्यूशन होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन सपोज कीजिए x1 और x2 है, तो उन दोनों का किसी भी टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी सॉल्यूशन होगा, और लीनियर कॉम्बिनेशन में इन सबको ऐड कर दिया जाता है। जितने भी सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं सबको ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी फाई क्या होगा, हमने समेशन किया है क्योंकि ऐड करना है। दूसरा समेशन क्योंकि हमें अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए कैपिटल एक्स की अलग वैल्यू मिलेगी, कैपिटल वाई की अलग वैल्यू मिलेगी, और कैपिटल जेड की अलग वैल्यू मिलेगी। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है, जितने भी अल्फा और बीटा रखेंगे सब पे हमें अलग अलग मिलेगा, हम बाद में सबको ऐड कर देंगे। तो एडिशन के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे समेशन लगा दिया है सारे अल्फा और बीटा के लिए। जब अल्फा और बीटा हमारा 0 होता है तब हमें एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि अल्फा 0 और बीटा 0 होने पे हमारा x डबल प्राइम 0 हो जाता है, और y डबल प्राइम 0 हो जाता है, और z डबल प्राइम भी हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कब, जब हम अल्फा और बीटा को 0 रखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर केस हो जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्फा 0 यहाँ तो रखने से 0 नहीं हो रहा है। आप वो इक्वेशन याद कीजिए, x डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस का अल्फा x। तो यहाँ पर देखिए अल्फा इक्वल टू 0 मिलने से x डबल प्राइम हमारे पास क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। x डबल प्राइम 0 मिल रहा था ना, तो x डबल प्राइम 0 मिलने से क्या होगा, x डबल प्राइम आपका 0 है, इसका मतलब d2x अपॉन dx स्क्वायर आपका 0 मिल रहा है। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करो तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और इधर हो जाएगा dx बाय dx। इधर मान लीजिए एक कांस्टेंट आ गया c1, फिर से दोनों साइड में इंटीग्रेशन करो तो इधर आ जाएगा कैपिटल X इज इक्वल टू c1x प्लस सम कांस्टेंट c2। तो ये x हमें मिलेगा कब, अगर हमारा अल्फा इक्वल टू 0 है, क्योंकि आपको ध्यान हो तो x डबल प्राइम अपॉन x हमें मिला था माइनस का अल्फा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर मिला था। तो अल्फा इक्वल टू 0 होने से हमारा x डबल प्राइम क्या मिल रहा है, 0। तो सॉल्यूशन इस टाइप का आएगा, वही इन्होंने यहाँ पर लिखा है। देखो c1 c2 की जगह a1 और a प्राइम लिखा है। इसी तरह से y में हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा, और इसी तरह से हमें z में ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कब है, अल्फा 0 और बीटा 0। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में तो फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा z। तो इक्वेशन 9 जो है वो हमारा पोटेंशियल हमें मिल चुका है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, आयताकार बॉक्स के अंदर किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स हमें दिया हुआ होगा, ये बनाया हुआ है, और इसके अंदर हमें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। सपोज यहाँ पर पोटेंशियल है फाई एक्स वाई जेड, ये हमें निकालना है। लेकिन इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। एक्स डायरेक्शन में इसकी लेंथ a है,
y डायरेक्शन में इसकी लेंथ b है और z डायरेक्शन में इसकी लेंथ c है। इसके अलावा हमें एक और चीज दी हुई है, आप देख सकते हैं कि z बराबर c पर ये जो सरफेस बना हुआ है, इस सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमें दिया है v, और ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो सिर्फ इस सरफेस पे हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, बाकी सब जगह पोटेंशियल हमें क्या दिया हुआ है, सरफेसेस पे बाकी सब जगह हमें पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, 0। तो ये देखिए ABC भुजाओं का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है जिसमें z बराबर c के अलावा जितने भी फलक होंगे सभी फलकों पर पोटेंशियल का मान क्या होगा, 0 होगा। z बराबर c पर फलक जो विभव है, पोटेंशियल है, वो हम v एक्स वाई ले रहे हैं। हमें इसके अंदर, क्योंकि हमें सरफेस इस पे तो पता है, हमें अंदर पोटेंशियल का मान निकालना है, और इसके लिए क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो हम कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, लाप्लास इक्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने लाप्लास इक्वेशन रख लिया। सेम पिछली बार की तरह हमने क्या किया है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया और फाई को 3 अलग अलग फंक्शन में कर लिया है। एक्स की वैल्यू प्रीवियस वाले टॉपिक से ली है, y की वैल्यू भी वही ली है, z की वैल्यू भी वही ली है, साइन हाइपरबोलिक गामा था, और गामा की वैल्यू आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखिएगा, गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो हमारे पास z आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, C1 और इन सब की नियतांकों के मान ज्ञात करना है, अल्फा बीटा के मान ज्ञात करने हैं। उसके लिए हम कुछ बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन तो ये है कि x बराबर 0 पर पोटेंशियल का मान 0 हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो x बराबर 0 आपका कहाँ आ रहा है, x बराबर 0 आपका ओरिजिन पे आ रहा है, और ये वाला जो सरफेस है, ये जितना भी व्हाइट कलर का सरफेस है, केवल हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पर है, बस यहाँ पर है, इसके अलावा कहीं पर भी मतलब अंदर नहीं है बाउंड्री पे। तो x इक्वल टू 0 जो है वो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की एक बाउंड्री पर ही आ रहा है, ये वाली बाउंड्री है, देखो ये वाली बाउंड्री है, खत्म हो रही है यहाँ पे। तो ये x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल क्या है, 0। तो अगर हमारे पास फाई की वैल्यू, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, फाई हमारे पास है कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। हमें पता है x इक्वल टू 0 पर फाई हमारे पास 0 हो रहा है, तो इसमें इस सिचुएशन में फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। हम जानते हैं कि x को 0 रखने से, अगर फाई 0 हो रहा है तो फाई को 0 करने के लिए इन तीन में से कोई एक क्वांटिटी 0 हुई होगी। अब हमने वैल्यू किसकी 0 करी है, स्मॉल x की, तो स्मॉल y तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉल y जो है वो प्योरली y का फंक्शन है, उसमें x है ही नहीं, और z भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि उसमें केवल z है, x है ही नहीं। तो x बराबर 0 करने से कौन सा फंक्शन 0 हुआ होगा, कैपिटल X 0 हुआ होगा। तो विच इम्प्लाइज कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ भी है कि क्योंकि y और z तो x के फंक्शन है नहीं, तो कैपिटल X को 0 होना पड़ेगा। और x हमारे पास क्या था, C1 sin अल्फा x प्लस C1 प्राइम cos अल्फा x। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम कि स्मॉल x को 0 रखने से कैपिटल X 0 हो रहा है, तो ये कैपिटल X तो 0 हो गया यहाँ पे, और ये स्मॉल x 0 हो गया यहाँ पे, और ये स्मॉल x 0 हो गया यहाँ पे। तो साइन 0 तो क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है, और cos 0 हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इधर से क्या बचा, C1 प्राइम, और इधर से क्या बचा, 0। तो एक कांस्टेंट तो हमें मिल चुका है, C1 प्राइम इक्वल टू 0। और अगर C1 प्राइम की वैल्यू 0 हो जाती है तो इस वाले एक्सप्रेशन से cos की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये कांस्टेंट ही अगर 0 हो चुका है तो x की वैल्यू अब इतनी ही बच गई, कितनी, C1 sin अल्फा x। सिमिलरली बाकी पूरा नहीं कर रहे हैं, सिमिलरली y बराबर 0 पर अगर अपन 0 करेंगे तो कैपिटल Y 0 हो जाएगा, और सेम कंडीशन लगाएंगे तो y के अंदर भी C2 प्राइम 0 आ जाएगा और z में भी C3 प्राइम 0 आ जाएगा। तो तीन कांस्टेंट तो गायब हो गए, C1 प्राइम, C2 प्राइम, C3 प्राइम। अब बचा है C1, C2, C3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी बाउंड्री कंडीशन और लगाते हैं, है ना। तो हमारे पास जो फाई था वो एक्चुअल में क्या था, x, y, z। ओके, x हमारे पास क्या था, C1 साइन अल्फा x, y क्या था, C2 साइन बीटा y, और वो z क्या था, C3 साइन हाइपरबोलिक रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर z। C1, C2, C3 मल्टीप्लाई होके
अलग से एक कांस्टेंट बनेगा। C1 को C2 से C3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन कांस्टेंट को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट में क्या मिलता है, एक कांस्टेंट ही मिलता है। तो इन तीनों को मिला के हमने एक नया कांस्टेंट बना दिया C अल्फा बीटा। ठीक है, एक नया कांस्टेंट बना दिया C अल्फा बीटा, और साथ में देखो साइन अल्फा एक्स, साइन बीटा वाई और साइन हाइपरबोलिक, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो फाई है उस फाई के अंदर, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पर ये अल्फा यहाँ पर आ रहा है, बीटा यहाँ पर आ रहा है और अल्फा बीटा यहाँ पर आ रहा है। तो अल्फा बीटा को चेंज करेंगे तो फाई चेंज होगा, इसलिए फाई जो है यहाँ पे लिख रखा है एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा बीटा के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो x बराबर a पर भी फाई का मान 0 आ रहा है। कैसे आ रहा है, डायग्राम पे चलते हैं। ये रहा x बराबर a इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट देख पा रहे हो आप कि केवल ऊपर वाले सरफेस के अलावा बाकी सब जगह पोटेंशियल 0 है। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है दिस इज x इक्वल टू a, तो यहाँ पर पोटेंशियल का मान क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल का मान 0 रखेंगे तो अगेन हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे। देखो समीकरण 7 में रखना है, तो फाई का मान तो आ गया 0, तो ये तो आ गया फाई 0, और x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, a रखनी है। तो x की वैल्यू अपन रखते हैं a, तो c अल्फा बीटा एज इट इज आ जाएगा साइन अल्फा a, साइन अल्फा a। अब बचे हुए जो दो फैक्टर हैं उनकी चाहे कुछ भी वैल्यू हो, उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज के 0 कर सकते हैं, क्योंकि देखो इधर x y z कुछ भी वैल्यू हो, वो वैल्यू जब 0 में मिलेगी तो 0 ही हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल्स टू सी अल्फा बीटा साइन अल्फा ए हम ले सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये हमें मिल चुका है। हमें पता है कि सी अल्फा बीटा कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये C1 C2 C3 से मिलकर बना है। ऑलरेडी हमारा C1 प्राइम C2 प्राइम C3 प्राइम 0 हो चुके हैं। अगर ये कांस्टेंट भी 0 हो जाएंगे तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा हमारा x y z 0 हो जाएंगे। तो ये 0 करने का रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए अगर ये 0 नहीं हुआ तो दूसरा फैक्टर 0 होना पड़ेगा, साइन अल्फा ए। तो साइन अल्फा ए को जब 0 रखते हैं तो अल्फा ए की वैल्यू कितनी आती है, n पाई, क्योंकि साइन थीटा जब 0 होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, n पाई। तो हमारे पास यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाती है n पाई अपॉन a। उसी तरह से अब आप बीटा के लिए निकाल लीजिएगा, x बराबर b पर भी फाई बराबर 0 होता है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हमें m पाई अपॉन b मिलेगी। जब ये अल्फा बीटा के मान हम रखेंगे तो जो कांस्टेंट हमारा c अल्फा बीटा था, अब क्योंकि हमारा अल्फा जो है वो कितना है, n पाई अपॉन a। n तो देखो इंटीजर नंबर है, पाई कांस्टेंट है, तो अल्फा सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी हमारा a कांस्टेंट है क्योंकि a उसकी लेंथ है, और पाई भी कांस्टेंट है। n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो अल्फा डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्फा जो है वो डायरेक्टली n पे डिपेंड कर रहा है, और बीटा जो है वो डायरेक्टली m पे डिपेंड कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो कांस्टेंट के नीचे हम अल्फा बीटा लिख सकते थे वो अब क्या हो जाएगा, n इंटू m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा n का फंक्शन हो गया, बीटा m का फंक्शन हो गया, तो c अल्फा बीटा को c nm लिख सकते हैं, और जो फाई अल्फा बीटा का फंक्शन था वो अब किसका हो चुका है, nm का हो चुका है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखिए कहीं पर भी आपको क्या अल्फा बीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। c nm के साथ में यहाँ पर पहले क्या था, अल्फा था, यहाँ पर पहले क्या था, बीटा था, और यहाँ पर पहले क्या था, अल्फा स्क्वायर था, यहाँ पर कितना था, बीटा स्क्वायर। तो इक्वेशन 8 हमें मिल रही है। तो इक्वेशन 8 के राइट हैंड साइड में अल्फा बीटा है ही नहीं, तो फाई के ब्रैकेट में अल्फा बीटा हम कैसे लिख सकते हैं, वो किसका फंक्शन हो गया, n और m का हो गया। और n और m के किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए, हर कॉम्बिनेशन के लिए हमें एक अलग सॉल्यूशन मिलेगा। जब जब हम n और m के अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, ये राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होता जाएगा, अलग अलग वैल्यूज पर हमें अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा। और मैंने पहले ही कहा था कि जब किसी इक्वेशन के दो से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं तो उन सबको जोड़ दिया जाता है, तो फाइनल सॉल्यूशन बन जाता है। इसे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये समेशन कर दिया हमने, समेशन में हमने nm की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक रख दी, और बाकी हमारा एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया, और ये हमारा अब जनरल सॉल्यूशन होगा। सारे सॉल्यूशंस को हमने ऐड कर दिया है और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास केवल एक कांस्टेंट बचा है CNM, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो लास्ट बाउंड्री कंडीशन है कि Z बराबर C पर पोटेंशियल का मान हमें फाई बराबर V दिया हुआ था, डायग्राम में देखिए Z बराबर C पर, ये Z बराबर C कौन सा है, ये वाला सरफेस था, दिस इज सरफेस Z इक्वल टू C, इस पर पोटेंशियल का मान कितना है Vxy। तो ये बाउंड्री कंडीशन लगा के हम लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, Z बराबर C पर फाई का मान जो है वो Vxy रख देते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सा है, ये, तो इस फाई की जगह ये V आ चुका है, करेक्ट।
यहाँ पे समेशन एज इट इज है, CNM एज इट इज है, ये साइन वाला फंक्शन एज इट इज है, ये B वाला फंक्शन भी ध्यान रखना एज इट इज ही होगा, ठीक है, और ये साइन हाइपरबोलिक भी एज इट इज होगा, और ये रूट n स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। बस z की जगह क्या लेना है आपको, z की जगह आपको c लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पर बोला है कि z बराबर c पर निकाल रहे हैं, और तब फाई की जगह क्या आ जाएगा, v। अब ये जो सीरीज है ये हमारे पास, आपको नहीं पता है क्योंकि आपने फूरियर सीरीज अभी तक नहीं पढ़ी है, इसलिए इसके बारे में आप दिमाग मत लगाइए, सिर्फ एक तरीका करते हैं इसको सॉल्व करने का। वो CNM ज्ञात करने का एक तरीका क्या करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड में, इस टर्म से, ये टर्म एक लिया है हमने, इस टर्म से लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और x और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। x की लिमिट 0 से a लेंगे और y की लिमिट 0 से b लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में तो ये है vxy, किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे फैक्टर से, तो ये पूरा फैक्टर आ गया। फिर x और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो dx आ गया, dy आ गया, x की लिमिट 0 टू a, y की लिमिट 0 टू b। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, तो ये किसके इक्वल हो रहा है, समेशन CNM। सबसे पहले राइट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म पहले से था, है ना, यहाँ पे x भी है, तो इसको हमने साइन n प्राइम वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया और dx ले लिया। सिमिलरली y के साथ में ये टर्म पहले से था हमारे पास, तो dy लगा दिया है और m प्राइम वाले से मल्टीप्लाई कर दिया है, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में c वाला टर्म भी था। मतलब ऊपर जो इक्वेशन हमें 10 मिली है, उस 10 में दोनों साइड में सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया है, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, एक्स और वाई की लिमिट 0 टू a 0 टू b रखी है। अब आपको दो इंटीग्रेशन है जिनकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। ये जो इंटीग्रेशन होता है इसमें एक में इंटीग्रेशन n प्राइम है और यहाँ पर सिर्फ n है, इसकी वैल्यू 0 टू a में जब सॉल्व करते हैं तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तब इसकी वैल्यू a/2 आती है, और जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है। सिमिलरली सेकेंड इंटीग्रेशन जो b वाला है उसमें भी जब m और m प्राइम बराबर होंगे तब वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, b/2 आ जाएगी, और जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, z आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने समेशन लगाया है, करेक्ट, यहाँ पर समेशन किस पे लग रहा है, n और m पे, यानी n की वैल्यू हम 1 से लेके कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी पे जाएंगे, जबकि n प्राइम पे समेशन नहीं लगा हुआ है। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमेशा समेशन हमेशा हमने n बराबर 1 से लगाया है इन्फिनिटी और m बराबर 1 से लगाया है इन्फिनिटी। और सपोज यहाँ पे कोई फंक्शन है हमारे पास, एनी फंक्शन जो कि हमारे पास n का है और एक फंक्शन हमारे पास n प्राइम का है। n प्राइम जो है वो एक सिंगल नंबर है क्योंकि उस पे समेशन नहीं लगा हुआ है, ये हमेशा सिंगल नंबर है। तो सपोज ये नंबर मान लो 3 है, जबकि n जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और इन्फिनिटी तक चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो क्या लगा हुआ है, समेशन। तो n प्राइम पे समेशन नहीं है तो ये नंबर केवल एक बार आएगा। तो हमारे पास जब हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन n पाई अपॉन ए एक्स, और यहाँ पे आएगा साइन n प्राइम पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स। ओके, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में जब आप ये समेशन ओपन करोगे तो आप एक बार n की वैल्यू 1 रखोगे और n प्राइम की वैल्यू 3 रखोगे, क्योंकि n प्राइम कितना है, 3 है, तो ये प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, 0। फिर आप n की वैल्यू 2 रखोगे, n प्राइम की वैल्यू 3 रखोगे, तब भी आपको ये वैल्यू 0 मिलेगी। फिर आप n इक्वल टू 3 रखोगे, n प्राइम इक्वल टू 3 रखोगे, तब आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, a/2। तो जब समेशन ओपन करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस a/2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी इस समेशन को ओपन करेंगे तो सारे टर्म हमको 0 मिलेंगे, सिर्फ एक बार हमें नॉन जीरो टर्म मिलेगा विच इज a/2। इसलिए हम क्या करते हैं, ये समेशन यहाँ लगा हुआ मिल रहा है, अब आपको नहीं मिलेगा। जब n प्राइम की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी और इसी तरह से m प्राइम की वैल्यू m बराबर हो जाएगी, तभी हमको शून्य रहित मान मिलेंगे, यानी नॉन जीरो वैल्यूज मिलेगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी उसको हमने छेड़ा भी नहीं है, राइट हैंड साइड में CNM था, ये साइन वाला इंटीग्रेशन a/2 हो चुका है, ये y वाला इंटीग्रेशन b/2 हो चुका है, और हाइपरबोलिक वाला फंक्शन एज इट इज है। आप देख सकते हैं कि CNM के आगे जो समेशन लगा हुआ था वो हट चुका है, क्योंकि हमने ओपन कर दिया है और सिर्फ एक टर्म सर्वाइव किया है। यहां से अगर CNM की वैल्यू निकाले तो ये जितना भी टर्म है, इस टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में भेजो तो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये इसके मल्टीप्लीकेशन में है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म मैं एक बार लिख देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिल रहा है, 0 टू a 0 टू b vxy साइन n पाई अपॉन a x
साइन एम पाई अपॉन बी वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू सी एन एम। अब देखो सी एन एम के साथ जितना भी टर्म वो नीचे आ जाएगा ना इस लेफ्ट हैंड साइड के, तो नीचे कितना आ जाएगा a बाई टू बी बाई टू, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी बाई 4 हो जाएगा, ए बी अपॉन 4 और साथ में क्या मिल रहा है साइन हाइपरबोलिक रूट ऑफ एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पाई सी। ये सी एन एम की वैल्यू आ चुकी है। इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ, आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ऊपर जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया था लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर हमने एन प्राइम लिया था, यहाँ पर हमने एन प्राइम, बट आप ध्यान से देखिए कि अब हम जहां पर पहुंच चुके हैं वो सॉल्यूशन तभी वैलिड है जब एन प्राइम एन हो जाए और एम प्राइम की वैल्यू एम हो जाए। इसलिए इवन लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने एन प्राइम को और एम प्राइम को हटा दिया है, क्योंकि अब हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, ये दोनों बराबर है एन और एम के। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, ये देखो एन आ चुका है और यहाँ पर एम आ चुका है, और यहाँ पर भी हमारे पास एन और एम पहले से था। तो सी एन एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, इस 4 को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर ले जा रहे हैं क्या इस फोन को, 4 अपॉन ए बी, हाँ इस 4 को ऊपर ले जाओ तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हटा देते हैं तो देखो क्या मिल रहा है 4 अपॉन ए बी। ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा 4 अपॉन ए बी और ए बी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है साइन हाइपरबोलिक वाला ये फंक्शन, और ऊपर हमारा ये इंटीग्रेशन, ऊपर हमारा ये वाला इंटीग्रेशन, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है, ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है, वी एक्स वाई साइन साइन और ये dx dy ये मल्टीप्लीकेशन में है। अब ये जो CNM की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 8 में रख देते हैं, तो हमारे पास देखिए इक्वेशन नंबर 8 दिखा देती हूँ, ये इक्वेशन नंबर 8 ये रही, CNM की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा 5। ओके, वैसे ये वाला टॉपिक यही तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक स्पेशल केस डिस्कस किया हुआ है तो उसको कर लेते हैं स्पेशल केस को। देखो हमने जो फंक्शन माना जो पोटेंशियल माना वो हमारे पास क्या था, एक्स वाई का फंक्शन था। अगर ये पोटेंशियल कांस्टेंट होता, मान लीजिए अगर z बराबर c पर जो पोटेंशियल है वो एक्स वाई का फंक्शन ना हो के नियत हो यानी v नॉट हो, तो हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर लिया जा सकता है। तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा v नॉट और साइन वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा और b वाला, और इस इंटीग्रेशन की आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा 11th-12th की मैथमेटिक्स में मिल जाएगी, और ये इंटीग्रेशन होता है हमारे पास ये। इस सिचुएशन में हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हमारे पास बेसिकली n बराबर विषम होता है तब 2a बाई एन पाई होता है, और 0 या सम होता है तो 0 आता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास CNM की वैल्यू कितनी मिलेगी, अब आप रख लेना, v नॉट ऊपर था 4 भी ऊपर था, इंटीग्रेशन साइन वाला पार्ट था तो साइन वाला पार्ट हो जाएगा 2a अपॉन एन पाई, फिर हमारे पास साइन वाला एक और पार्ट था 2b अपॉन एम पाई, ये ऊपर वाला टर्म था। तो ऊपर कितना आ रहा है देखो 4 2 2 16 है ना, तो 16 v नॉट और हमारे पास कितना आ रहा था, हाँ 16 v नॉट, और इसके नीचे क्या आ रहा था, इसके नीचे हमारे पास आ रहा था ए बी साइन हाइपरबोलिक कुछ था यहाँ पे, तो देखो a और b से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आ रहा है 16 v नॉट अपॉन एन एम पाई स्क्वायर, ये देखो ये वाली वैल्यू, ठीक है, नीचे साइन हाइपरबोलिक वाला टर्म आ रहा है। और ये CNM की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 10 में रखते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। इक्वेशन 10 दिखा देती हूँ आपके पास कौन सी है, ये रही इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 में नहीं रखना है, ये इन्होंने गलत लिखा है, इक्वेशन 11 में मिलेगा हमें, यस इक्वेशन 11 में मिलेगा, करेक्शन कर लेना क्योंकि इक्वेशन 11 में हमें एक्स वाई जेड के फंक्शन के फॉर्म में मिलेगा। आई वन डोंट नो क्योंकि z नहीं आ रहा है, z क्यों नहीं आ रहा है, z किस में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 9 में आ रहा है z। फाइनल सॉल्यूशन हमारा CNM निकाल के ये देखो हमने यहाँ लिखा था ना, यहाँ लिखा था ना कि CNM का मान जो है वो ज्ञात करेंगे, तो CNM का जो मान मिला है वो हमें इक्वेशन नंबर 9 में रखना पड़ेगा। तो यस बुक में गलत लिखा हुआ है, इक्वेशन 9 में आपको वैल्यू रखनी है। तो CNM की जगह देखो, CNM की जगह तो मैं वैल्यू रख दूंगी, अब सोल्यूशन में समेशन आएगा, ध्यान रखना अब सोल्यूशन में समेशन आएगा क्योंकि इक्वेशन नंबर 9 में है,
ठीक है। जो हमें समेशन हटाया गया था वो हटाया क्यों था, क्योंकि तब हमें CNM की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो इसी इक्वेशन में साइन वाला टर्म, साइन वाला टर्म, साइन वाला टर्म, साथ में CNM की वैल्यू रखते हैं तो हमें 5 मिल जाएगा। तो देखो 5 CNM की वैल्यू ये आ जाएगी, समेशन आ जाएगा, ठीक है। साइन वाला टर्म एक, साइन वाला टर्म दूसरा और साइन वाला टर्म तीसरा, ये तो CNM के अंदर था, ये CNM के अंदर मिला था, ठीक है, क्योंकि CNM का एक्सप्रेशन देखो ये है, ये रहा, CNM के अंदर पाई सी वाला टर्म आ रहा है, तो हमें यहाँ पर उस वैल्यू में, अब आप सोच रहे होंगे कि 135 क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास n और m की वैल्यू इवन थी और सम थी, तब हमारे पास ये इंटीग्रेशन 0 मिल रहे थे। ये देखो ये इंटीग्रेशन जो है सम संख्या पर 0 मिल रहा था, इसलिए जो समेशन है उसमें से n और m के सम संख्याएं हटा दी गई है। तो यही हमारे पास आयताकार बॉक्स में किसी बिंदु पर विभव का मान है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।